मैं मुकेश कुमार क्लास 11th के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तता, इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसे पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर को बच्चों मैं आपको 2 पार्ट्स में पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तत्वों का वर्गीकरण और सेकेंड पार्ट में गुणधर्मों की आवर्तता पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको तत्वों का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए तत्वों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में लिखने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। लगभग 200 वर्ष पहले साइंटिस्टों के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना तत्वों और उनके यौगिकों के अध्ययन के लिए कोई एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन आसान हो जाए। ऐसा बच्चों साइंटिस्टों के दिमाग में विचार क्यों आया? साइंटिस्टों के दिमाग में यह विचार इसलिए आया क्योंकि तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इस कारण से उनके यौगिकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे इनके अध्ययन में कठिनाई लगातार बढ़ती चली जा रही थी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, तो साइंटिस्ट हमेशा किसी भी विषय को आसान बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए साइंटिस्टों के दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना कोई एक ऐसा तरीका खोजा जाए, कोई एक ऐसा मेथड खोजा जाए जिससे तत्वों और उनके यौगिकों के अध्ययन में आसानी हो जाए, सरलता हो जाए, क्रमबद्धता हो जाए। इसके लिए साइंटिस्टों ने बच्चों सबसे पहले तत्वों के गुणों में संबंध खोजने का प्रयास किया। सबसे पहले जो तत्व उस समय ज्ञात थे उनके गुणों में संबंध खोजे और उन संबंधों के आधार पर समान गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा, एक समूह में रखा। मतलब समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया। क्या किया साइंटिस्टों ने? जो तत्व उस समय ज्ञात थे उन तत्वों के गुणों में संबंध खोजे तत्वों के गुणों में, और उन संबंधों के आधार पर उस समय ज्ञात जो भी तत्व थे उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। इसके बाद बच्चों साइंटिस्टों ने इन ग्रुपों में, इट मींस इन समूहों में संबंध स्थापित किए। इन समूहों में संबंध स्थापित किए। तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किया कि इन तत्वों को किसी एक विशेष तरीके से एडजस्ट कर दिया जाए, जिससे कि एक ही तत्व के अध्ययन से कई तत्वों का अध्ययन होने लगे। ठीक है, एक ही तत्व के अध्ययन से कई तत्वों का अध्ययन होने लगे। अब इस क्रम में समय समय पर कई साइंटिस्टों ने प्रयास किए। अब यहां पर मैं उन सारे साइंटिस्टों के बारे में नहीं बता सकता, और चूंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। जो महत्वपूर्ण प्रयास थे, जो महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं इस पूरी यात्रा के दौरान, तत्वों के आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण के आने तक जो महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं, वो महत्वपूर्ण प्रयास मैं आपको अभी 1 बाय 1 समझाने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले 1827 में एक साइंटिस्ट थे डोबे राइनर, उन्होंने प्रयास किया। इसके बाद 1863 में एक साइंटिस्ट थे न्यूलैंड, उन्होंने प्रयास किया। फिर 1869 में एक साइंटिस्ट थे लोथर मेयर, उन्होंने प्रयास किया। 1869 में ही एक साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, नाम याद कर लीजिए, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, उन्होंने प्रयास किया। और उन्होंने जिस तरह से तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, जिस तरह से तत्वों को व्यवस्थित कर दिया या जिस रूप में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, वो उससे एक आ गई सारणी, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना गया। और बच्चों, इस समय जो हम आवर्त सारणी देखते हैं तत्वों की, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही बनी हुई है। समय दर समय जैसे जैसे रिसर्च होती गई, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो मॉडिफाई होती चली गई और वर्तमान स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं वो आ गया।
तो अब बच्चों इस पूरे क्रम में मेंडलीव सबसे महत्वपूर्ण है और मेंडलीव को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी जाननी है और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी जो आई है उसको पढ़ना है। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको आवर्त सारणी पढ़ना, समझना और उसके तत्वों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार ही आवर्त सारणी है। अब बच्चों जिस समय मेंडलीव ने, बच्चों पूरा नाम क्या है? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, लेकिन पूरा नाम मैं बार बार नहीं लेने वाला हूं, मैं सिर्फ आपके सामने मेंडलीव नाम लूंगा। मेंडलीव से ही आप इसको समझेंगे। पूरा नाम बार बार लिखने की आपको भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल कितना लिख दें? मेंडलीव, मेंडलीव। ठीक है बच्चों, तो मेंडलीव के समय 1869 में 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। किस समय? 1869 में, जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी की स्थापना की थी। 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। तो बच्चों मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने क्या किया? इन 60 से जो कम तत्व ये थे उसके सामने, 60 से जो भी कम तत्व थे उसके सामने, उसने क्या किया? इन तत्वों को 36 कालमों में बांट दिया और खड़े कालमों में बांट दिया। ठीक है, 36 कालम क्या होते? लेफ्ट टू राइट। 36 कालम को उसने आवर्त नाम दे दिया, आवर्त को बच्चों इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, और खड़े कालम को उसने समूह नाम दे दिया, समूह या वर्ग कहते हैं खड़े कालमों को, और इनको इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप। अभी मैं मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसे भी आपके सामने विस्तार से समझाऊंगा, इतना थोड़ा रफ आइडिया आप ले लीजिए। मेंडलीव ने क्या किया? क्षैतिज और खड़े कालमों में इन 60 से जो कम तत्व थे इनको व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, और उसने बीच बीच में रिक्त स्थान भी छोड़ दिए, और उसी समय उसने भविष्यवाणी कर दी थी मेंडलीव ने कि आगे आने वाले समय में ऐसे तत्वों की खोज होगी जिनसे इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी, और उसकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। वर्तमान समय में जो भी रिक्त स्थान मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में छोड़े थे, उन सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति नए तत्वों की खोज से की जा चुकी है। तो मेंडलीव बहुत ही महान साइंटिस्ट इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने उन तत्वों के गुण उसी समय बता दिए जिनकी खोज उस समय हुई ही नहीं थी। इस वजह से इनको महान साइंटिस्ट कहा जाता है। बच्चों वर्तमान समय में तो लगभग 120 तत्वों की खोज हो चुकी है, लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से लगभग 90 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, वो चाहे मुक्त अवस्था में हो या संयुक्त अवस्था में हो। मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट में हो या कंबाइन स्टेट में हो। लगभग 90 तत्व प्रकृति में उपलब्ध हैं, और बचे हुए जो तत्व हैं लगभग 30, ये वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए जा चुके हैं, और आगे भी रिसर्च जारी है। तो बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि वर्गीकरण की सार्थकता क्या है? इट मींस क्लासिफिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है? तो इसको बच्चों मैंने यहां पर समराइज किया हुआ है, सेलेक्टेड वर्ड में समराइज किया हुआ है। एक बार मैं इसकी रीडिंग किए दे रहा हूं, इसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए। वर्गीकरण की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तत्वों और उनके यौगिकों का क्रमबद्ध और सरल अध्ययन करने के लिए विभिन्न तत्वों के गुणों में समानताएं खोजना, समानताओं के आधार पर तत्वों को समूहों में वर्गीकृत करना और विभिन्न समूहों में संबंध स्थापित करना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? क्रमबद्ध और सरल अध्ययन करने के लिए तत्वों और उनके यौगिकों के। बहुत समय पहले से वैज्ञानिक तत्वों को एक क्रमबद्ध और सरल रूप में व्यवस्थित करने के प्रयास करते रहे हैं। इस दिशा में डोबेराइनर 1827, न्यूलैंड 1863, लोथरमेयर 1869 और मेंडलीव 1869 के योगदान महत्वपूर्ण हैं। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण रशियन वैज्ञानिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव 1869 की देन है। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी का ही आधुनिक रूप है। मेंडलीव के समय 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे, किंतु अब तक लगभग 120 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से लगभग 90 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में उपलब्ध हैं, तथा शेष तत्व वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। आवर्त सारणी से तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन क्रमबद्ध और सरल हो गया।
आवर्त सारणी से क्या हुआ है, तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन क्रमबद्ध और सरल हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण की सार्थकता क्या है, तो आप इसमें ये जो मैटर मैंने राइट डाउन किया है इसको आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद मैं आपके सामने डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीव सबको 1 बाय 1 ला रहा हूं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें। अब बच्चों मैं आपको आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास बताने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों समझें इसको। बच्चों आवर्त सारणी का जो विकास हुआ है वो क्रमबद्ध तरीके से हुआ है और इनके विकास के क्रम में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रयास किया था 1827 में डोबेराइनर ने। इसके बाद बच्चों 1863 में न्यूलैंड ने, इसके बाद 1869 में लोथरमेयर ने और 1869 में ही बच्चों दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने महत्वपूर्ण प्रयास किया था, जो कि आपको पता है सफल रहा। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको डोबेराइनर ने क्या प्रयास किया था इसको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें बच्चों। डोबेराइनर ने बच्चों त्रिक सिद्धांत दिया था और डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत यह कहता है कि जब समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वो प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का समांतर माध्य होता है। यानी कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है वो प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का क्या है, समांतर माध्य है। बच्चों डोबेराइनर उस समय ज्ञात सभी तत्वों के इस तरह के त्रिक नहीं बना सके, इसलिए डोबेराइनर का ये जो त्रिक सिद्धांत है ये असफल हो गया। तो बच्चों यहां पर जो महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको याद रखनी है वो क्या है, इसको समझो। डोबेराइनर ने कहा था कि जब समान गुणों वाले तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु भार प्रथम और तृतीय तत्व के परमाणु भार का समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य आप निकालना जानते होंगे, जैसे कि एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार बच्चों 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटेशियम का 39 होता है। अब बच्चों बीच वाला तत्व कौन है, यहाँ पर सोडियम है। प्रथम तत्व कौन है, लिथियम है। तृतीय तत्व कौन है, पोटेशियम है। अब इनके परमाणु भार क्रमशः 7 और 39 है। इनका समांतर मान निकालो बच्चों। समांतर मान में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब चूंकि ये नंबर में कितने हैं, 1 और 2 है तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो 36/2 यानी कि 23 और 23 ही बच्चों आप देख रहे हैं कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार है। तो इस तरह के इन्होंने त्रिक स्थापित किए थे, लेकिन ये उस समय ज्ञात सभी तत्वों के त्रिक स्थापित करने में असफल रहे। इस वजह से डोबेराइनर का ये त्रिक सिद्धांत असफल हो गया। लेकिन बच्चों महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से तत्वों को एक व्यवस्था में लाने का प्रयास किया था। तो बच्चों अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं आपको न्यूलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं, नोट करें। अब बच्चों मैं आपको न्यूलैंड के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। बच्चों न्यूलैंड ने तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम बच्चों ये कहता है कि यह तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए। यानी कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। यानी कि प्रत्येक तत्व के जो गुण होते हैं वो उसके 8वें तत्व के गुणों के समान होते हैं। जैसे कि बच्चों संगीत में जो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर के बाद जो 8वां स्वर आता है वो प्रथम स्वर के समान होता है। इसी संगीत के स्वरों के थ्रू न्यूलैंड ने अपने इस नियम को एक्सप्लेन किया था। यानी कि 7 स्वरों के बाद जो 8वां स्वर है वो प्रथम स्वर होता है। जैसा कि बच्चों यहां मैंने लिखा है सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो गए। अब इसके बाद जो 8वां स्वर होता है वो प्रथम स्वर होता है। आपको पता है फिर सा आ जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 7 के बाद जो 8वां स्वर होता है वो प्रथम स्वर के समान आता है। अब यहां से अगर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8वां रे आएगा, इसका 8वां गा आएगा, इसका 8वां मा आएगा। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह में न्यूलैंड ने अपनी तत्वों की व्यवस्था दी। न्यूलैंड ने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग तत्वों की व्यवस्था दी। देखिए बच्चों न्यूलैंड ने क्या रखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक हो गए 7 तत्व। अब इसके बाद जो 8वां तत्व आता है, 8वां तत्व जो आता है वो फ्लोरीन के बाद आता है सोडियम। बच्चों ये नहीं कहना कि फ्लोरीन के बाद नियान आता है। बच्चों फ्लोरीन के बाद नियान आता है वर्तमान समय में, लेकिन नियान है अक्री।
क्या है, अक्रिय गैस है। और न्यूलैंड के समय में अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए फ्लोरीन के बाद उस समय आता था सोडियम। तो यहां तक 7 हो गए। 7 के बाद 8वां जो तत्व है वो सोडियम है। तो न्यूलैंड के इस नियम के अनुसार सोडियम के जो गुण होंगे वो लिथियम के गुणों के समान होंगे। सोडियम के जो गुण आएंगे वो किसके समान होंगे, लिथियम के गुणों के समान होंगे। अब ऐसे ही अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम के बाद यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर पे कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम का 8वां मैग्नीशियम है, इसलिए मैग्नीशियम के गुण बेरिलियम के समान होंगे। बोरान का 8वां एल्युमिनियम है, इसलिए एल्युमिनियम के गुण बोरान के समान होंगे या बोरान के गुण एल्युमिनियम के समान होंगे। दोनों ही तरह से इसको आप समझिए। इसी तरह से कार्बन, कार्बन से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का 8वां सिलिकॉन, इसलिए कार्बन के गुण सिलिकॉन के समान होंगे या सिलिकॉन के गुण कार्बन के समान होंगे। तो इस तरह से यह नियम उस समय एक्सप्लेन किया गया था कि प्रत्येक तत्व के गुण उसके 8वें तत्व के गुणों के समान होते हैं जब उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई, यह नियम गलत हो गया, असफल हो गया। क्योंकि अक्रिय गैस तत्वों की खोज होने पर, अक्रिय गैस तत्वों की खोज होने पर 8 के बाद नमा तत्व यहां पर आ गया, यानी कि तब नमा तत्व आ गया। और उस अब नमा तत्व जब आ गया तो इस नियम के अकॉर्डिंग किसी भी तत्व के जो गुण हैं वो उसके नमे तत्व के गुणों के समान होने चाहिए। जैसा कि मैंने यहां लिखा, अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात यह नियम असफल हो गया क्योंकि अब नमा तत्व प्रथम तत्व के समान था, ना कि 8वां। और नमे तत्व के गुण अब प्रथम तत्व के गुणों के समान बिल्कुल नहीं थे, इसलिए ये पूरी व्यवस्था असफल हो गई। ये व्यवस्था कब तक सही बनी रही, जब तक कि अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। जैसे अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई, न्यूलैंड के अष्टक नियम से जो व्यवस्था दी गई थी वो असफल हो गई। तो बच्चों, ये न्यूलैंड के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण की या तत्वों की क्रमबद्ध व्यवस्था बनाई गई थी। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। तो ये न्यूलैंड का अष्टक नियम बच्चों मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लिख देंगे। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए, तो आप लिखेंगे ये तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुणधर्मों वाला होगा। अब बच्चों, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं लोथर-मेयर वक्र। अब बच्चों, मैं आपको लोथर-मेयर के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझें। बच्चों, लोथर-मेयर ने तत्वों की एक निश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था देने के लिए एक वक्र का प्रतिपादन किया था और ये वक्र उन्होंने तत्वों के परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के बीच में बनाया था। जब ये वक्र उन्होंने, लोथर-मेयर ने परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के बीच में, तत्वों के परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के बीच में बनाया, तो उन्होंने देखा कि समान गुणों वाले तत्वों ने वक्र पर समान स्थितियों को प्राप्त किया है। कुल मिलाकर के लोथर-मेयर ने जो वक्र बनाया था, उस वक्र में समान गुणों वाले तत्वों ने समान स्थितियों को प्राप्त किया था। तो लोथर-मेयर ने यह कहा कि जब तत्वों के परमाणु भारों और परमाणु आयतनों के बीच में एक वक्र बनाया जाता है तो उस वक्र पर समान गुणों वाले तत्व समान स्थितियों को प्राप्त करते हैं। अब यहां बच्चों, आपको पूरा वक्र तैयार नहीं करना है, आपको इन समान स्थितियों में 4 जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं वो ध्यान में रखनी है। पहली जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो है वक्र का शीर्ष पॉइंट, वक्र के जो शीर्ष हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण स्थिति है वक्र का आरोही भाग, वक्र का आरोही यानी कि नीचे से ऊपर जाने वाला भाग। और तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति है वक्र का अवरोही भाग, यानी कि ऊपर से नीचे आने वाला भाग। इसको कहते हैं डिसेंडिंग, असेंडिंग आरोही, डिसेंडिंग अवरोही। और चौथा आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, यानी कि चौथी स्थिति आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि वक्र का जो बॉटम है, वक्र की जो तली है, उन स्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। तो 4 स्थितियां, वक्र का शीर्ष, वक्र का आरोही भाग, वक्र का अवरोही भाग और वक्र की तली या वक्र का बॉटम, इसको आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, इस वक्र के शीर्षों पर जिन तत्वों ने स्थान प्राप्त किया उन तत्वों को बच्चों कहते हैं क्षार धातु। और वक्र के आरोही भाग पर जिन तत्वों ने स्थान प्राप्त किया उन तत्वों को कहते हैं हैलोजन। और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। और वक्र के अवरोही भाग में जिन तत्वों ने स्थान प्राप्त किया उनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं ने वक्र के अवरोही भाग पर स्थान प्राप्त किया। और वक्र के बॉटम पर जिन तत्वों ने स्थान प्राप्त किया उन्हें उस समय वर्ग 8 के तत्व कहते थे।
यानी कि वर्ग 8 के तत्वों ने वक्र के बॉटम पर स्थान प्राप्त किया। इसको जरा समझे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पूरा वक्र एग्जैक्ट तैयार नहीं करना है, आपको वक्र के बारे में महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। जैसे ये मैंने क्षैतिज अक्ष बनाया है, ये ऊर्ध्व अक्ष बनाया है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो ये क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष होता है। इस पर उन्होंने लिया तत्वों के परमाणु भारों को। किसको लिया? तत्वों के परमाणु भारों को लिया। और ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, इस पर लोथरमेयर ने लिया तत्वों के परमाणु आयतनों को। किसको लिया? परमाणु आयतनों को लिया। और जो बच्चों उन्होंने उस समय वक्र बनाया वो इस तरह का आया। इस तरह का बच्चों वक्र आया था। अब इस वक्र में शीर्ष पॉइंट ये हैं बच्चों, ये बच्चों क्या है? शीर्ष पॉइंट हैं। इन शीर्ष पॉइंटों पर किन्होंने स्थान प्राप्त किया? प्रबल धन विद्युतीय तत्वों ने। प्रबल धन विद्युतीय तत्व कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन तत्वों ने इस वक्र के शीर्षों पर स्थान प्राप्त किया। अब बच्चों जैसा कि मैंने लिखा है ऋण विद्युतीय तत्व, यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। इसमें बच्चों हैलोजन आते हैं। क्या आते हैं? हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व। प्रबल धन विद्युतीय तत्वों में बच्चों क्षार धातु में आती हैं, क्षार धातु में आती है। तो क्षार धातुओं ने वक्र के शीर्षों पर स्थान प्राप्त किया। और मैंने क्या कहा? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों में क्या आता है? हैलोजन तत्व आते हैं। इन्होंने वक्र के आरोही भागों पर स्थान प्राप्त किया। आरोही नीचे से ऊपर वाला पोर्शन। जैसे बच्चों यहां से स्टार्ट हुआ वक्र, तो यहां से यहां आए तो ये हो गया आरोही भाग। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आरोही भाग है। तो इस पर स्थान किसने प्राप्त किया? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों ने, इट मींस हैलोजन्स ने। और यहां से जब नीचे आए तो ये बच्चों हो गया अवरोही भाग। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आरोही भाग, इस पर हैलोजन आ गया। फिर ऊपर से नीचे आए तो ये अवरोही भाग आ गया। फिर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आरोही भाग है, इस पर भी हैलोजन आ गया। फिर ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे, तो ये अवरोही भाग आ गया। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये कौन सा भाग है? आरोही भाग। फिर ऊपर से नीचे आए फिर अवरोही भाग। तो जैसे बच्चों ये मैंने क्या कहा? ये आपका आरोही भाग है। कैसा है? आरोही भाग है। तो हैलोजन फ्लोरीन, इस पर किसने प्राप्त किया? फ्लोरीन ने स्थान। इस पर क्लोरीन ने, इस पर ब्रोमीन ने, इस पर आयोडीन ने। ठीक है, इस तरह से वक्र आगे बढ़ता चला गया। अब बच्चों बात करते हैं अवरोही भाग की। तो अवरोही भाग ये है, नीचे ऊपर से नीचे आने वाला भाग, ये अवरोही भाग है। तो इस पर किसने स्थान प्राप्त किया? क्षारीय मृदा धातुओं ने। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन होते हैं बच्चों? क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये तत्व कैसे हैं? ये तत्व क्षारीय मृदा धातु हैं। और वर्तमान समय में इसमें कौन सा तत्व आ जाता है? रेडियम। तो इन्होंने वक्र के अवरोही भागों में स्थान प्राप्त किया। देखिए यहां पर क्या है? बेरिलियम, बेरिलियम। फिर यहां मैग्नीशियम, क्या है बच्चों? मैग्नीशियम। फिर मैग्नीशियम के बाद यहां कैल्शियम, फिर यहां स्ट्रॉन्सियम, फिर यहां बेरियम। इस तरह से बच्चों इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अष्टम समूह की। अष्टम समूह के तत्व वक्र के निचले भाग पर स्थित हैं। वक्र के निचले भाग बच्चों ये हैं, ये वक्र के निचले भाग हैं। तो अष्टम समूह के तत्व, अष्टम समूह के तत्व कहाँ स्थित हैं? वक्र के निचले भागों पर। बच्चों वक्र के जो निचले भाग हैं वो इस तरह से हैं, ऐसे 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 आते हैं। थोड़ा इसको और ऐसे कर देते हैं। यहां कौन आ रहा था बच्चों? क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां आ रहा था आयोडीन। हाँ, तो निचले भाग बच्चों ये हैं, ये निचले भाग हैं। तो निचले भागों में किसने स्थान प्राप्त किया?
अष्टम समूह के तत्वों में, अष्टम समूह के तत्वों में उस समय जिस समय इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण, जिस समय ये व्यवस्था इन्होंने दी थी, कौन कौन आ रहा था? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये तत्व उस समय अष्टम समूह के तत्वों में आ रहे थे। इसके अतिरिक्त रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, इन तत्वों को अष्टम समूह के तत्वों में रखा गया था। तो बच्चों ये तत्व कहाँ आ रहे थे? वक्र के निचले भाग पर। तो जैसे वक्र का निचला भाग ये है, ये निचला भाग है, तो इस निचले भाग पर यही तत्व थे। जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल है, कॉपर है, ठीक है ना, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा था? ये ऐसे निचला भाग था बच्चों, ऐसे ऐसे ये निचला भाग था। यहाँ कौन आ रहा था? यहाँ जैसे आ रहा था रूथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम। इस तरह से बच्चों इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मोस्टली आपको ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये पूरा वक्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों लोथर मेयर का यह प्रयास असफल हो गया, क्योंकि वक्र की सहायता से तत्वों को याद रख पाना काफी जटिल काम है। इसकी सहायता से तत्वों को याद रख पाने में बहुत दिक्कत होती है। वक्र बार बार कौन बनाए, है ना, कौन पचड़े में पड़े वक्र के, तो ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए इनका ये प्रयास असफल हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो। मैं फिर भी कह रहा हूं कि वक्र को आपको पूरा बनाना नहीं सीखना है, आपको केवल वक्र का थोड़ा आइडिया रखना है कि वक्र किस तरह का होता है, इसमें शीर्ष कहाँ होते हैं, इसका आरोही भाग कौन है, इसका अवरोही भाग कौन है, और इसका निचला तल कौन है, यानी कि इसका निचला भाग कैसा है। तो बच्चों आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। अब बच्चों आते हैं मेंडलीव पर और आपको बताते हैं कि मेंडलीव ने तत्वों की एक निश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था जो दी थी वो किस आधार पर दी थी। बच्चों मेंडलीव ने तत्वों की एक निश्चित और क्रमबद्ध व्यवस्था जो दी थी उसके लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहा जाता है। बच्चों मेंडलीव का ये मूल आवर्त नियम हमें ये बताता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कुल मिलाकर के यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होने लगते हैं, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो बच्चों इस आधार पर मेंडलीव ने एक क्रमबद्ध व्यवस्था जो दी थी वो क्रमबद्ध व्यवस्था एक सारणी के रूप में आई, एक टेबल के रूप में आई, और उसी सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। तो इसको बच्चों देखिए बोर्ड पर, यहां मैंने राइट डाउन किया है। मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम मूल आवर्त नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवर्त नियम कहलाता है। अब ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीव के मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका बच्चों अर्थ ये है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होने लगती है। इसका मतलब बच्चों ये है, जैसे कोई तत्व यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो एक तत्व ए है यहाँ पर, ठीक है। अब फिर इसके बाद तत्व परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ रखते चले गए और एक निश्चित अंतराल के पश्चात, मतलब एक निश्चित गैपिंग की, और उस निश्चित गैपिंग के पश्चात जो तत्व यहाँ आएगा, जो तत्व मान लो यहाँ पर बी तत्व आ गया, तो इस बी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसी प्रकार से होंगे जिस तरह से तत्व ए के भौतिक और रासायनिक गुण हैं। फिर एक निश्चित अंतराल के पश्चात फिर जब यहाँ आएंगे तो जो तत्व इसके नीचे आएगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण, है ना, इन दोनों तत्वों के समान होंगे। इसी को बच्चों कहते हैं पुनरावृत्ति, इसी को पुनरावृत्त कहते हैं। हालांकि अभी जब मैं आपको आवर्त सारणी बताना स्टार्ट करूंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसे नोट करो। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया है तो लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।